नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। कोआला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है वानस्पतिक शाकाहारी धानी प्रणाली यानी मार्सुपियल है जो ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक है। इसकी आयुसीएन स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कोआला ज्यादातर निशाचर होते हैं। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से गलत है या है। केवल एक और तीन, केवल दो कि एक, दो और तीन। कोआला के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्षीय यानी वृक्षों में निवास करने वाला मार्सुपियल जंतु है। एक मार्सुपियल का जन्म बहुत ही अपूर्ण अवस्था में होता है। वह छोटे बाल रहित होते हैं और अपूर्ण अंगों के साथ केवल आंशिक रूप में बनते हैं। प्लेसेंटा के बजाय मां का दूध बच्चों को पोषण देता है और इसे बढ़ने और विकसित होने देता है। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक है। हालांकि हाल में आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन और सूखे और अत्यधिक तापमान के चलते खतरे का सामना कर रहे हैं। मूल रूप से कोआला पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं जहां यूकेलिप्टस के पेड़ इन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं। हालांकि ये दिन के दौरान 18 घंटे से अधिक तक सोते हैं और रात में यूकेलिप्टस के पत्तों को खाते हैं। इस रूप में अगर हम देखें तो पहला कथन हमारा सही है, साथ ही साथ तीसरा कथन भी हमारा सही है। हालांकि इसकी आयुसीएन स्थिति के संदर्भ में हाल ही में संशोधन हुआ है जिसमें कोआला में व्याप्त खतरों के चलते 10 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित कर दिया गया है। यानी इसकी जो सूची है वह अब एंडेंजर्ड के रूप में स्थापित कर दी गई है। इससे पहले ये प्रजाति सुभेद्य यानी वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत थी। लुप्त प्राय प्रजाति यानी एंडेंजर्ड के रूप में नामित होने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि इस पशु की अब सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और इनकी संरक्षण स्थिति को ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। इस रूप में यदि हम देखें तो चूंकि हमें केवल गलत कथन की पहचान करनी थी तो केवल दूसरा ही कथन हमारा गलत है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल दो। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है जिसमें कोआला की स्थिति को भी आप इस मानचित्र में देख सकते हैं और साथ ही साथ कोआला पशु को भी आप इस चित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा हर 3 महीने में इसकी गणना होती है और प्रकाशन किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को 2016 कर दिया है। आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों कि कोई नहीं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि यह एक ऐसा संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। इसको जारी किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसे मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस रूप में पहला जो हमारा कथन है वह गलत है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आधार वर्ष 2011-12 है और इस रूप में दूसरा भी कथन गलत है। यानी दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाएंगे और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, कोई नहीं। आज के द हिंदू अखबार में IIP से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है जिसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत की औद्योगिक रिकवरी दिसंबर में तेजी से धीमी हुई है क्योंकि उत्पादन में केवल 0.4% की वृद्धि हुई है और विनिर्माण गतिविधि में 0.1% की कमी देखी गई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिलन अभ्यास का सर्वोत्तम विवरण है। भारत, जापान और अमेरिका द्वारा भारत प्रशांत क्षेत्र में नौसेना अभ्यास, भारत, थाईलैंड और सिंगापुर का वार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास, भारत और ओमान के बीच नौसेना अभ्यास कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास।
मिलन अभ्यास के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास को दर्शाता है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें भारतीय नौसेना के द्वारा कुछ दिनों बाद ही सबसे बड़े बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी की जाने वाली है, जिसमें क्वाड देशों सहित सभी प्रमुख नौसेनाओं की भागीदारी होगी। अभ्यास मिलन 25 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए 46 देशों को आमंत्रित किया गया है। अब तक 35 से अधिक देशों ने भागीदारी की है और इनमें हिंद महासागर के तटवर्ती राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को शामिल किया गया है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस अभ्यास के 2020 के संस्करण में 41 देशों में से 30 ने भागीदारी की पुष्टि की थी, किंतु कोविड-19 के चलते इस अभ्यास को रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, साल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? सिक्किम, मणिपुर, गोवा कि त्रिपुरा? साल नदी के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारत के गोवा राज्य के सालसेट में एक छोटी नदी है, जो गोवा की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। अरब सागर में गिरने वाली ये नदी नौका विहार का भी एक पर्यटक आकर्षण है और इस रूप में यदि हम देखें तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी गोवा। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्र में से एक है। आपको बताना है कौन सा सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम परियोजना जलवायु परिवर्तन कृषि और खाद्य सुरक्षा पर CGIAR अनुसंधान कार्यक्रम का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने 2012 में अफ्रीका और दक्षिण एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है, इसके अंतर्गत क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का संचालन शुरू किया। जलवायु परिवर्तन कृषि और खाद्य सुरक्षा यानी CCFAS CGIAR संस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए सलाहकार समूह के तहत किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वह फ्रांस में है और यह एक वैश्विक साझेदारी है जो खाद्य सुरक्षा के बारे में अनुसंधान में लगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एकजुट करती है। इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी इक्रिसैट एक CGIAR अनुसंधान केंद्र है और इस रूप में तीनों के तीनों जो कथन हैं वह हमारे सही हैं और उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अब हम चर्चा कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम चर्चा करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो आज के द हिंदू में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। हाल ही में संसद में विपक्षी दलों के द्वारा पत्रकारों फहद शाह, सज्जाद गुल और सिद्दीकी कप्पन को लगातार जेल में रखे जाने पर चिंता व्यक्त की गई और इसके संदर्भ में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आदि का हवाला दिया गया है। जब हम बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो इसके संदर्भ में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 आपको ध्यान रखना है, जिसमें हाल ही में जारी सूचकांक में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के संदर्भ में गैर लाभकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह 2002 के बाद से ही हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, जिसको RSF संस्था यानी रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स के रूप में भी जाना जाता है।
यह संस्था पेरिस में स्थित है और कई सारे संस्थाओं के साथ परामर्शी स्थिति के रूप में विद्यमान है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोप की परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को शामिल किया जाता है। यह सूचकांक पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है। हालांकि यह पत्रकारिता की गुणवत्ता का संकेतक नहीं है। इन मापदंडों में बहुलवाद, मीडिया स्वतंत्रता, मीडिया पर्यावरण, आत्म सेंसरशिप, विधायी ढांचा, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को शामिल किया जाता है, जो समाचार और सूचना के उत्पादन का समर्थन करती है। यदि हम इसमें भारत के प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था। इस प्रकार यह अपने पत्रकारों को प्रदान किए जाने वाले वातावरण में कोई सुधार नहीं दिखा रहा है। भारत के द्वारा अपने पड़ोसियों की तुलना में भी खराब प्रदर्शन किया गया है, जिसमें नेपाल 106वें स्थान पर है, श्रीलंका 127वें स्थान पर है और भूटान 65वें स्थान पर विद्यमान है। इसमें पाकिस्तान 145वें स्थान के पास है, जो भारत के ही करीब है। रिपोर्ट में भारत पत्रकारिता के लिए खराब वर्गीकृत देशों में से एक है और इसे उन पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है जो अपना काम ठीक से करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में इसके लिए देश के डराने धमकाने के माहौल को भी जिम्मेदार माना गया है और साथ ही साथ इसमें कश्मीर में स्थिति को भी चिंताग्रस्त बताया गया है, जहां पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा पत्रकारों को प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आती हैं। दैनिक क्विज के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।